नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाई सिंपल विंस बुक के बारे में। एक दिन संजय अपने काम के बाद एक छोटे से कैफे में आराम करने के लिए आया। रोज की तरह वो काफी थका हुआ था और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्नॉइस। काम कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ गया था कि अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी कॉफी का इंतजार कर रहा था। तभी एक सादगी से भरे इंसान उसके पास आकर बैठ गए। वो शख्स काफी शांत और अपने में मस्त लग रहे थे। क्नॉइस ने महसूस किया कि उस इंसान के पास एक अलग तरह की एनर्जी थी। उनकी मुस्कुराहट में एक आत्मीयता थी जो दूसरों को सहज महसूस कराती थी। कुछ ही देर में दोनों की बातचीत शुरू हो गई। संजय ने उस व्यक्ति से अपना नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम विवेक है, क्नॉइस। और फिर उन्होंने एक मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या हो रहा है? संजय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बस जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इतने सारे टारगेट्स, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं बस एक मशीन बन गया हूं जो बिना रुके काम किए जा रहा है। क्नॉइस, समझ नहीं आता कि इस सब का क्या मतलब है। विवेक उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक किताब अपनी बैग से निकाली और कहा, संजय, ये किताब है वाई सिंपल विंस एस्केप द कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप एंड गेट टू वर्क दैट मैटर्स, जुलिसा बोर्डेल ने लिखी है। इसमें एक बात कही गई है, क्नॉइस, कि अगर हम सिंप्लिसिटी को अपनाएं तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। जानते हो इसका मतलब क्या है? संजय ने थोड़ी हैरानी से कहा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब? विवेक ने समझाते हुए कहा, देखो, जब हम हर चीज को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो हमारा फोकस ही जगह नहीं रहता। हम इंपॉर्टेंट कामों से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। संजय ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे बच सकते हैं? हर जगह तो बस भाग दौड़ और दबाव ही है। हर किसी को जल्दी चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और इतने सारे काम भी तो होते हैं। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, हम हर जगह अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते हैं। जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और छोटे छोटे इररेलेवेंट टास्क्स, ये सब हमें परेशान कर देते हैं। अगर हम चीजों को सिंपल और क्लियर रखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाएंगे। संजय ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि शायद वो बात सही कह रहे थे। उसके काम में भी कई ऐसे काम होते थे जो शायद उतने जरूरी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें करना होता था, क्नॉइस। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो मैटर करता है। विवेक ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, जो काम ट्रूली इंपॉर्टेंट है बस उसी पर फोकस करना चाहिए। इससे न केवल हमारा टाइम बचेगा बल्कि हम क्रिएटिवली और इनोवेटिवली भी सोच पाएंगे। संजय ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा, लेकिन ऐसा करना कैसे शुरू कर सकते हैं? आई मीन, ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल नहीं है। विवेक ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है, क्नॉइस। पहली बात तो यह है कि हमें हर चीज को फिल्टर करना होगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। फिर धीरे धीरे अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करना शुरू करो। जैसे जैसे तुम ये सीखोगे, चीजें ऑटोमेटिकली सिंपलर हो जाएंगे। संजय अब विवेक की बातों से प्रेरित महसूस कर रहा था। क्नॉइस, उसे लगा जैसे उसकी सोच में थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा है। शायद अगर वो अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को अपनाएगा तो वो अपने काम में भी पहले से बेहतर महसूस करेगा। संजय ने सिंप्लिसिटी का आइडिया समझ तो लिया था, लेकिन फिर भी उसे अपने काम को सिंपल बनाने में कई चैलेंजेस महसूस हो रहे थे। वो जानता था कि उसे अपने काम में सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जाए ये उसकी समझ से बाहर था। अगले हफ्ते एक शाम फिर से वही कैफे में संजय और विवेक की मुलाकात हो गई। संजय को विवेक की बातों ने जेन्युइनली इंस्पायर किया था। क्नॉइस,
इसलिए वो ईगरली इंतजार कर रहा था कि उनसे फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। बातचीत की शुरुआत करते हुए संजय ने विवेक से कहा, सर आपने पिछली बार मुझे सिंप्लिसिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया था। मैं अब इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऑनेस्टली इट्स अ लिटिल हार्ड टू डिसाइड कहां से शुरू करूं। इतने सारे काम हैं, कई डेडलाइंस हैं, और फ्रैंकली कहूं तो बहुत से काम शायद इतने जरूरी भी नहीं लगते। विवेक ने उसकी बात समझते हुए कहा, अच्छा तो तुम खुद महसूस कर रहे हो कि कई काम ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें तुम्हारा समय जाता है। संजय ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। विवेक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिसा बोडेल की इस किताब का अगला प्रिंसिपल यही है, आइडेंटिफाइंग व्हेन टाइम सक्स, मतलब तुम्हें अपने रोज के रूटीन में वो काम ढूंढने हैं जो बस तुम्हारा समय खाते और उन्हें खत्म करना है। संजय ने थोड़ा उत्सुक होकर कहा, ये टाइम शख्स कैसे पता कर सकते हैं? विवेक ने हंसते हुए कहा, यही तो असली सवाल है। सबसे पहले तुम्हें एक हफ्ते का टाइम मैनेजमेंट करना होगा। पूरे हफ्ते हर एक टास्क को ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो कि कितने समय बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम किसी काम का नहीं था। मतलब वो काम जो तुम्हें ना सेटिस्फैक्शन देते हैं और ना ही प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। क्नॉइस अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे कई बार मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं होता या ईमेल्स में ही घंटों निकल जाते हैं, ये सब वही टाइम सेक्स है। संजय ने गौर से सुना और तुरंत अपने ऑफिस का एक सीन याद किया। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्नॉइस। कई बार ऐसा होता है कि मैं बिना मतलब की मीटिंग्स में अटका रहता हूं और ईमेल्स तो इतने आते हैं कि पूरा दिन उनमें ही निकल जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब जरूरी है, पर अब समझ आ रहा है कि ये बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विवेक ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल देखो क्नॉइस, लिसा बोडेल ने अपनी किताब में इस पर जोर दिया है कि हर प्रोफेशनल को अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाना चाहिए जो वैल्यू नहीं ऐड करती। मीटिंग्स, ईमेल्स और कई फॉर्मेलिटीज ये सब नेसेसरी नहीं है, बस हमारे टाइम सेक्स बन गए हैं। संजय ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसके पास समय की कमी नहीं थी, बल्कि वो अपना समय गलत जगहों पर खर्च कर रहा था। वो थोड़ा निराश होकर बोला, तो इसका मतलब है कि मुझे हर काम को वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए, फिर चाहे वो मीटिंग हो या ईमेल सही। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्नॉइस, बिल्कुल मीटिंग्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कितनी बार तुम मीटिंग्स में ऐसे ही बैठ जाते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। हर बार सोचो कि क्या वाकई वो मीटिंग इतनी जरूरी है कि तुम वहां बिना मतलब अटके हो। बोडेल का कहना है कि अननेसेसरी मीटिंग्स को छोड़कर केवल उन्हीं में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो वैल्यू ऐड करती है। संजय ने सोचा कि अगली बार वो ये सलाह जरूर मानेगा। उसने मन ही मन एक डिसीजन लिया कि वो अब से सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में जाएगा जो उसके काम के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट हो। फिर विवेक ने कहा, ईमेल्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन तुम ऑफिस के काम छोड़कर सिर्फ ईमेल चेक करने में लगा देते हो और दिन खत्म हो जाता है। एक टिप है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देने की कोशिश मत करो। अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स करो। जब तुम सिर्फ ईमेल्स देखोगे, इस तरह तुम अपना समय भी बचा सकोगे और बाकी काम भी समय पर कर सकोगे। क्नॉइस ने सोचा कि सच में ईमेल्स एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। अब वो हर ईमेल का जवाब तुरंत देना जरूरी समझता था, लेकिन शायद विवेक की बात मानकर वो अपने ईमेल्स को एक शेड्यूल पर मैनेज कर सकेगा। विवेक ने अपने अनुभव से एक और एग्जाम्पल दिया, और एक बात, छोटे छोटे काम जिन्हें तुम बार बार करते हो उन्हें ऑटोमेट करने की कोशिश करो। चाहे वो रिपोर्ट्स तैयार करना हो या किसी फॉर्म को फिल करना। बहुत सी चीजें टेक्नोलॉजी की मदद से आसान हो सकती है, बस हमें उनके बारे में सोचना होता है। संजय को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी। क्नॉइस ने सोचा कि वो भी देखेगा कि कौन से काम हैं जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है ताकि वो इंपॉर्टेंट टास्क पर ध्यान दे सके।
विवेक ने अपनी बात को समराइज करते हुए कहा, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से काम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें एलिमिनेट या ऑटोमेट करो। क्नॉइस, इससे तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी महसूस करोगे। संजय को लगा कि वो अब अपना समय वाइजली मैनेज कर पाएगा और खुद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएगा। उसने तय कर लिया कि वो आगे से हर काम में वैल्यू ढूंढेगा, क्नॉइस और बेवजह टाइम सक्स को एलिमिनेट करेगा। संजय अपनी जिंदगी में सिंप्लिसिटी के महत्व को समझ रहा था। विवेक से हुई हर मुलाकात उसके काम करने के तरीके और माइंडसेट को बदलने लगी थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी से छुटकारा पाकर वो न केवल अपने काम में क्नॉइस बल्कि अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। कुछ हफ्ते बाद वो फिर से उसी कैफे में विवेक से मिलने पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए विवेक का स्वागत किया और कहा, विवेक सर, आपकी बताई बातें मैंने अप्लाई की हैं और सच में चीजें सिंप्लीफाई होने लगी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और कुछ सीखने की जरूरत है ताकि मैं इस बदलाव को लंबे समय तक बना सकूं। विवेक ने उसकी बातों में जेन्युइन उत्सुकता देखी और खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा संजय, देखो क्नॉइस, लिसा बोडेल ने जो अगला प्रिंसिपल बताया है वो है ड्यूटिवेट एक सिंप्लीफिकेशन माइंडसेट। ये एक स्किल की तरह है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। इसका मतलब है कि हर चीज को सिंपल बनाने का तरीका खोजना। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें हर प्रोसेसर पर सवाल करने के लिए एंकरेज करता है, क्नॉइस, ताकि हम जान सके कि क्या उसे आसान बनाने का कोई तरीका है। संजय को इस कॉन्सेप्ट में काफी क्यूरियोसिटी महसूस हुई। उसने सवाल किया, तो क्या सिंप्लीफिकेशन माइंडसेट एक तरह से हमें चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करना सिखाता है? विवेक ने जवाब दिया, बिल्कुल क्नॉइस, हमें अपनी हर प्रोसेसर, हर रूल, हर काम को क्वेश्चन करना चाहिए। क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इसे और आसान तरीके से नहीं किया जा सकता? लिसा बोडेल कहती है कि अगर लीडर्स खुद इस माइंडसेट को अपनाएं और अपनी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को सिंपल रखें तो पूरी टीम में एक सिंप्लिसिटी का कल्चर डेवलप हो सकता है। इससे हर कोई अपने काम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। संजय ने ये सुना तो उसे अपने ऑफिस के कुछ लीडर्स याद आए जो अक्सर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते थे। वो सोचने लगा कि अगर वो लोग इस माइंड सेट को अपनाएं तो कितनी आसानी से चीजें सिंपल हो सकती है। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे भी हर प्रोसेसर में सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, और ये बस ऑफिस में ही नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। कई बार हम अपनी जिंदगी को खुद ही अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसलिए हमें ये सोचने की आदत डालनी होगी कि हर काम का सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है। संजय ने कहा, लेकिन सर, प्रैक्टिकली हर चीज को सिंपल कैसे बना सकते हैं? क्योंकि कई बार चीजें नेचुरली कॉम्प्लेक्स होती है, क्नॉइस, खासकर जब बहुत से लोग इन्वॉल्वड हो। विवेक ने एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि कई बार एक ही इंफॉर्मेशन देने के लिए हम काफी लंबा चौड़ाई ईमेल लिखते हैं। कई बार उसमें अननेसेसरी डिटेल्स होती है, जबकि हम इसे छोटा और क्लियर तरीके से बता सकते हैं। क्नॉइस, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम हर जगह इसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारा काम भी एफिशिएंट हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी। संजय ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं। कई बार मैं खुद महसूस करता हूं कि मीटिंग्स में चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, खासकर जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्वड होते हैं। शायद अगर हम डायरेक्ट और सिंपल तरीके से डिस्कस करें तो समय भी बचेगा और आउटपुट भी क्लियर होगा। विवेक ने कहा, बिल्कुल, ये सब एक माइंड सेट की बात है। तुम्हें हर समय ये सोचने की आदत डालनी होगी कि क्या ये सिंपलेस्ट तरीका है, और अगर नहीं है तो इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? संजय ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मतलब हमें हर समय ये सवाल अपने दिमाग में रखना होगा। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और इसका एक तरीका यह है
कि तुम डेली रूटीन में हर छोटे बड़े काम पर यह क्वेश्चन अप्लाई करना शुरू करो। क्नॉइस जैसे कोई भी टास्क सामने आए, खुद से पूछो, क्या इसे करने का सिंपलर तरीका है? क्या मैं इसमें कोई ऐसा स्टेप छोड़ सकता हूं जो अननेसेसरी है? संजय ने सोचा कि उसे इस माइंडसेट को डेवलप करने में समय लग सकता है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था कि वो इसे जरूर सीख सकता है। उसने आगे पूछा, तो अगर मैं खुद ये हैबिट डेवलप कर लूं, तो क्या मैं अपनी टीम में भी इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? विवेक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम खुद सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल सेट करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे टीम के लोग भी इसे अपनाने लगेंगे। लिसा बोडेल ने बताया है कि अगर लीडर्स खुद सिंप्लिसिटी को मॉडल करें और अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें तो उनकी टीम पर भी इसका असर होता है। इससे कलेक्टिव सिंप्लिसिटी कल्चर डेवलप होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। संजय ने सोचा कि उसे अपने कम्युनिकेशन में भी बदलाव करना होगा। उसने महसूस किया कि कई बार वो भी अपने मैसेजेस को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देता था। उसे अब समझ आ रहा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी तभी पॉसिबल है जब बातें सीधी सपाट और क्लियर हो। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो अपनी कम्युनिकेशन को भी सिंपल और प्रिसाइज बनाएगा। विवेक ने फिर कहा, और एक बात याद रखो क्नॉइस, सिंप्लिफिकेशन माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ काम कम करो, बल्कि ये कि हर काम को उस तरीके से करो जो जरूरी हो और बाकी चीजों को रिमूव कर दो। एक बार ये हैबिट डेवलप हो जाए तो तुम्हारी सोच अपने आप बदल जाएगी और तुम नेचुरली ही हर काम को सरल बनाने का रास्ता खोजने लगोगे। क्नॉइस ने पूरी सिंसियरिटी से इस बात को समझा और उसने तय किया कि वो आगे से हर प्रोसेसर पर यह सवाल जरूर उठाएगा कि क्या इसे और सिंपल बनाया जा सकता है। उसे ये भी समझ में आ गया था कि सिंप्लिफिकेशन सिर्फ एक टेम्पररी अप्रोच नहीं है, बल्कि एक माइंड सेट है जिसे हमेशा अपनाना है। क्नॉइस, उसने कहा, विवेक सर, आपने मुझे बहुत वैल्यूएबल चीज सिखाई है। अब मैं हर दिन खुद से पूछूंगा कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या वो सिंपलेस्ट तरीके से हो रहा है। अगर नहीं तो उसे आसान बनाने का तरीका ढूंढूंगा। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे बखूबी कर पाओगे। क्नॉइस सिंप्लिसिटी इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सो एंजॉय दी प्रोसेसर एंड हर दिन कुछ नया सीखते रहो। संजय ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की है और वो इस जर्नी को पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। संजय अब धीरे धीरे एक नई सोच के साथ काम करने लगा था। उसके अंदर बदलाव की एक लहर सी महसूस हो रही थी। वो अब हर काम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा था, हर प्रोसेसर में वैल्यू देख रहा था और अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहा था। हालांकि उसे अभी भी महसूस होता था कि कुछ चीजें क्नॉइस अब भी कॉम्प्लेक्स थी, खासकर ऑफिस के एस्टैब्लिशड और लंबे प्रोसेसेस। वो जानता था कि कई सारे ऐसे रूल्स और प्रोसीजर्स थे जो आउटडेटेड हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका पालन करना होता था। एक दिन संजय फिर से उसी कैफे में गया जहां उसकी और विवेक की मुलाकात अक्सर होती थी। अब वो ईगरली इंतजार कर रहा था कि विवेक से इस बारे में बात कर सके और कोई नया लेसन सीख सके। थोड़ी देर में विवेक भी आ गए और संजय का आत्मविश्वास भरा चेहरा देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा, तो आज क्या नया चल रहा है? संजय ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, सर, आपकी बताई हुई सारी बातें मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूं और मुझे फर्क भी महसूस हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो मुझे अब भी परेशान करती है। ऑफिस में कई सारे पुराने रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जो काम को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते। मुझे लगता है कि ये सब बेवजह का बर्डन बन गया है, लेकिन इन चीजों को बदलने की हिम्मत जुटाना थोड़ा मुश्किल लगता है। विवेक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, संजय, तुम्हारी ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है। लिसा बोडेल की किताब का एक और महत्वपूर्ण लेसन है, चैलेंज दी स्टेटस को। इसका मतलब है कि एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को चुनौती देना। जो लीडर्स ट्रू सिंप्लीफायर होते हैं वो सिर्फ प्रोसेसर को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो पूछते हैं कि क्या वाकई ये प्रोसेसर जरूरी है, और अगर नहीं है
तो वो उसे चेंज करने का करेज रखते हैं। संजय ने थोड़ा असमंजस में कहा, लेकिन सर ये आसान नहीं है। क्नॉयसक भी कभी लगता है कि इस तरह के बड़े बदलाव करना रिस्की हो सकता है, खासकर जब कंपनी के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के खिलाफ जाना हो। विवेक ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल इसमें करेज चाहिए, लेकिन रिमेंबर, अगर हर कोई स्टेटस को चैलेंज करने से डरेगा तो कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। सफल लीडर्स वो है जो निडर होकर ये पूछते हैं कि क्या ये रूल अब भी रेलेवेंट है, क्या इस प्रोसेसर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम आसान हो जाए। बोडेल कहती है कि हर लीडर को अपने आप को एक चीफ सिंप्लीफायर के रूप में देखना चाहिए। मतलब कि क्नॉइस एक ऐसा व्यक्ति जो कॉम्प्लेक्सिटी को एक्टिवली रिड्यूस करता है। संजय ने थोड़ी सोच में पड़ते हुए कहा, लेकिन क्या इस अप्रोच को अपनाने से मेरे कॉलीग्स और सीनियर मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे? अगर मैं एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करूंगा तो क्या मुझे रेसिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा? विवेक ने संजय की चिंता को समझते हुए कहा, बिल्कुल रेसिस्टेंस आ सकता है, लेकिन यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बोडेल का मानना है कि सिंप्लीफिकेशन का काम हर किसी को पसंद नहीं आएगा, खासकर उन्हें जो पुराने तरीके से काम करने के आदी हो। चूके पर रिमेंबर क्नॉइस, कोई भी मीनिंगफुल चेंज तब तक नहीं आता जब तक उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया हो। जो चीजें स्टेटस को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना रही है, उन्हें बदलने के लिए हमें करेज दिखाना होगा। संजय ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, तो क्या मैं धीरे धीरे इन नॉर्म्स को क्वेश्चन करना शुरू करूं? विवेक ने जवाब दिया, बिल्कुल क्नॉइस। चैलेंज करने का मतलब ये नहीं कि तुम सीधे हर चीज के खिलाफ खड़े हो जाओ। पहले खुद से पूछो कि क्या वाकई ये प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है और क्या इसे सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका हो सकता है। फिर धीरे धीरे अपने आइडियाज को सामने रखो। सबसे पहले टीम में ऐसे लोगों को ढूंढो जो सिंप्लीफिकेशन के वैल्यू को समझते हो। उन्हें साथ में लेकर ये काम शुरू करो। धीरे धीरे जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे चेंजेस से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी कम होने लगेगा। संजय ने सोचा कि यह तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। उसे समझ आ गया था कि हर चीज को धीरे धीरे चैलेंज करना ही सही अप्रोच होगा। उसने विवेक से एक और सवाल पूछा, तो मुझे सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? विवेक ने थोड़े सोचते हुए कहा, हर उस प्रोसेसर पर ध्यान दो जिसमें ज्यादा समय लगता है और आउटपुट उतना वैल्यूएबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, देखो कि क्या कोई रिडंडेंट प्रोसेसर है जो टीम के समय को अननेसेसरी खा रहा है। क्या ऐसी कोई मीटिंग है जो हर हफ्ते होती है लेकिन उसका आउटकम बहुत कम होता है? क्या किसी अप्रूवल प्रोसेसर में अननेसेसरी स्टेप्स हैं जिन्हें हटाया जा सकता है? ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करते जाओ। संजय को समझ आ गया था कि उसे कहां से शुरुआत करनी है। क्नॉइस, उसने अपने ऑफिस में एक वीकली रिपोर्ट प्रिपरेशन प्रोसेसर के बारे में सोचा, जिसमें काफी समय लगता था और कई लोग इसमें शामिल होते थे। उसने सोचा कि अगर इस प्रोसेसर को सिंप्लीफाई किया जाए और जरूरी स्टेप्स पर ही फोकस किया जाए तो काफी समय बच सकता है। विवेक ने उसे एक और जरूरी सलाह दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बार जब तुम कोई चेंज प्रपोज करो तो डेटा के साथ बात करो। मतलब ये दिखाओ कि तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कितना समय बचेगा। इससे तुम्हारे आइडियाज को सपोर्ट मिलेगा और लोग समझेंगे कि तुम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे क्नॉइस, बल्कि जेन्युइनली इंप्रूवमेंट के लिए सुझाव दे रहे हो। संजय को यह आइडिया बहुत प्रैक्टिकल लगा। उसने तय किया कि वो अपने सिंप्लीफिकेशन सजेशंस को डेटा ड्राइवन अप्रोच के साथ ही पेश करेगा, ताकि उसे ज्यादा रेसिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। अगले कुछ हफ्तों में संजय ने धीरे धीरे अपने ऑफिस के छोटे छोटे प्रोसेसेस को चैलेंज करना शुरू किया। वो देखता कि कौन सा काम कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी है, फिर उसे सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका खोजता। धीरे धीरे उसकी टीम भी उसकी बात को समझने लगी और उसके सुझावों को अपनाने लगी। वो वीकली रिपोर्ट प्रिपरेशन प्रोसेसर को क्नॉइस पहले से आधा समय में पूरा करने में सफल हुआ और उसकी टीम को भी ये बदलाव काफी पसंद आया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ मीटिंग्स की स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया, जिससे उनके काम में एफिशिएंसी आई और सबका समय भी बचा।
विवेक से जो उसने सीखा था उसने उसे लगातार अप्लाई किया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब संजय सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए एक चीफ सिंप्लीफायर बन चुका था। उसकी ये जर्नी अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे ऑफिस के लिए एक बदलाव की शुरुआत बन गई थी। वो इस नए माइंडसेट के साथ हर दिन अपने काम को, अपने प्रोसेसेस को और अपनी अप्रोच को चैलेंज करता था ताकि हर चीज को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाया जा सके। संजय ने अब तक विवेक से सीखे गए प्रिंसिपल्स को अपने काम में उतारना शुरू कर दिया था। उसने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने, समय की बचत करने और पुराने नॉर्म्स को चैलेंज करने की आदत को अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बना लिया था। उसकी इस जर्नी से उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में काफी सुधार आया था और उसके टीम मेट्स भी उसकी अप्रोच की सराहना करने लगे थे। एक दिन वो फिर से उसी कैफे में विवेक से मिलने पहुंचा। इस बार उसके दिमाग में एक नई चुनौती थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि कई बार उसका और उसकी टीम का फोकस रिजल्ट्स की बजाय प्रोसेसेस पर ज्यादा होता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो या कोई टास्क। ज्यादातर समय वो लोग ये सोचने में बिता देते कि प्रोसेसर को कैसे फॉलो करना है, बजाय इसके कि आउटकम क्या होना चाहिए। जब विवेक कैफे में पहुंचे तो संजय ने उनसे ये बात साझा की। उसने कहा, सर, मैंने काफी चीजें सिंप्लीफाई कर ली हैं और रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं, लेकिन एक चीज है जो मुझे अब भी बॉदर करती है। कई बार हम रिजल्ट की बजाय प्रोसेसर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उस एंड रिजल्ट को भूल जाते हैं जो हमें अचीव करना है और प्रोसेसर में उलझ जाते हैं। विवेक मुस्कुराए और बोले, तुम सही दिशा में सोच रहे हो। संजय लिसा बोडेल की किताब में एक और महत्वपूर्ण लेसन है, फोकस ऑन रिजल्ट्स ओवर प्रोसेसेस। मतलब हमें आउटकम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उन प्रोसेसेस पर जो सिर्फ कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अगर हम सभी का ध्यान रिजल्ट पर हो तो प्रोसेसर अपने आप सरल हो जाता है। जब हम ओवरली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में उलझ जाते हैं तो हमारा फोकस बंट जाता है और हम एक्चुअल गोल से दूर हो जाते हैं। संजय ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करके सिर्फ उन पर ध्यान देना चाहिए जो एक्चुअल रिजल्ट्स में योगदान करते हैं। विवेक ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल क्नॉइस। किसी भी काम में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर ध्यान दो। अगर कोई प्रोसेसर रिजल्ट को अचीव करने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता तो उसे इग्नोर किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। बोडेल का मानना है कि जब टीम्स सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देती हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और हर कोई शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करता है। संजय ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये कैसे कर सकता हूं? क्योंकि हमारे ऑफिस में कई प्रोसेसेस हैं जो लंबे समय से फॉलो हो रहे हैं और लोग मानते हैं कि वही सही तरीका है। विवेक ने सुझाव दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि एंड रिजल्ट क्या है। जो भी टास्क तुम कर रहे हो उसमें यह पहचानो कि उसका मेन आउटकम क्या है और कौन से स्टेप्स डायरेक्टली उस आउटकम को अचीव करने में मदद करते हैं। फिर अपनी टीम के साथ ओपनली डिस्कस करो कि इस आउटकम तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। इससे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने का मौका मिलेगा और तुम लोग उन स्टेप्स पर फोकस कर पाओगे जो असल में वैल्यू ऐड करते हैं। संजय को यह सुझाव बहुत उपयोगी लगा। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अननेसेसरी स्टेप्स को स्किप करने का साहस करना होगा और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस पर ध्यान देना होगा। विवेक ने कहा, हाँ, और इसके लिए टीम के सभी सदस्यों को रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना होगा। मतलब हर कोई ये समझे कि उनके काम का फाइनल इम्पैक्ट क्या है और उस इम्पैक्ट को पाने के लिए क्या जरूरी है। जब सबका ध्यान रिजल्ट पर होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और हर कोई अपने काम को लेकर ज्यादा जिम्मेदार होगा। संजय ने अपनी नोटबुक में कुछ बातें लिखी और कहा, लेकिन एक और बात है सर, कई बार जब हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हमें कैसे एंश्योर करना चाहिए कि हम सिर्फ रिजल्ट्स के चक्कर में क्वालिटी ना भूल जाएं? विवेक ने समझाते हुए कहा, देखो, रिजल्ट्स पर फोकस करने का मतलब क्वालिटी को इग्नोर करना नहीं है।
इसका मतलब है कि तुम्हें आउटकम ओरिएंटेड होना है, लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि वो आउटकम मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल हो। नॉइस किसी भी रिजल्ट का वैल्यू तभी है जब वो क्वालिटी के साथ हो। इसलिए तुम हमेशा रिजल्ट और क्वालिटी को साथ में बैलेंस करने की कोशिश करो। संजय ने सोचा कि अब उसे अपने प्रोजेक्ट्स में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी होगी। उसने विवेक से यह जानने की कोशिश की कि उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए। क्नॉइस विवेक ने कहा, तुम पहले अपने छोटे छोटे टास्क से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कोई रिपोर्ट बनानी है या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो सबसे पहले ये समझो कि उसका एंड गोल क्या है। फिर सोचो कि उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स जरूरी है और कौन से अननेसेसरी है। इसी तरह धीरे धीरे तुम अपनी टीम के बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये अप्रोच अपना सकते हो। संजय ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा सर, मुझे लगता है कि हम अक्सर अननेसेसरी स्टेप्स में फंस जाते हैं और एंड रिजल्ट को भूल जाते हैं। अब मैं हर काम में ये अप्रोच अपनाऊंगा कि क्या ये स्टेप रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। अगले कुछ हफ्तों में संजय ने अपने छोटे छोटे टास्क को रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और वो अपने काम में ज्यादा फोकस कर पा रहा था। उसने अपनी टीम के साथ भी ये आइडिया शेयर किया और धीरे धीरे टीम ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में नॉइस अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाना शुरू कर दिया। एक दिन संजय और उसकी टीम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी थे। उसने विवेक की बातें याद की और पूरी टीम से कहा, देखो, हमारा मेन गोल इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। नॉइस क्या हम अननेसेसरी स्टेप्स को हटाकर सिर्फ वही टास्क कर सकते हैं जो हमें इस गोल तक पहुंचा सकते हैं। टीम ने संजय की बात मानी और मिलकर वो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई की जो अननेसेसरी थे। उन्होंने बस उन स्टेप्स को रखा जो डायरेक्टली रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस अप्रोच से न केवल उनकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्पीड बढ़ी, बल्कि उन्हें बेहतर रिजल्ट्स भी मिले। संजय अब समझ चुका था कि रिजल्ट्स पर फोकस करने से उसकी टीम में अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। हर कोई जानता था कि उन्हें किस गोल पर काम करना है और प्रोसेसर की बजाय रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करनी है। नॉइस धीरे धीरे संजय की टीम इस नए माइंड सेट के साथ काम करने लगी और उनका काम भी और बेहतर होता गया। अब संजय को विवेक की बातें पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि रिजल्ट्स पर ध्यान देने से न केवल उसका काम आसान हुआ, बल्कि उसका और उसकी टीम का फोकस भी क्लियर हो गया। नॉइस वो खुद को एक ट्रू सिंप्लीफायर मानने लगा था, जो अपने और अपनी टीम के काम को वैल्यू ड्राइवन बना रहा था। संजय की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उसने विवेक से मिले सबक को अपनी दिनचर्या में उतार लिया था और परिणामों पर फोकस करना उसकी आदत बन गई थी। उसकी टीम में भी ये बदलाव देखने को मिला। नॉइस सब अपने काम को इस नजरिए से देखते थे कि आखिरकार वो किस परिणाम तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए क्या वाकई जरूरी है। एक दिन उनकी कंपनी को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला जो काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। टीम में सभी लोग इसे लेकर उत्साहित थे, लेकिन साथ ही थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेप्स के साथ आया था। संजय ने उस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया और विवेक के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स याद किए। उसने सोचा, क्या इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से परिणाम उन्मुख बनाना संभव है? क्या हम इस प्रोजेक्ट को उसकी जरूरतों तक सीमित करके सरल बना सकते हैं? संजय ने अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, देखो, हम सब जानते हैं कि हमारा मेन गोल इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना है, ना कि अननेसेसरी स्टेप्स में उलझना। हमें बस उन एक्शंस पर ध्यान देना है जो सीधे इस प्रोजेक्ट के परिणाम में योगदान करें। तो क्यों ना हम सारे स्टेप्स को एक एक करके देखें और समझें कि कौन कौन से स्टेप्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पूरी टीम ने उत्साह से इस आइडिया को अपनाया और सभी मिलकर उन स्टेप्स को हटाने लगे जो उन्हें लगता था कि परिणाम तक पहुंचने में सहायक नहीं है। धीरे धीरे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज हटने लगी और प्रोजेक्ट को एक सीधा और स्पष्ट दिशा मिलने लगी। अब हर कोई जानता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो न केवल उसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी, क्नॉइस बल्कि समय पर भी पूरा हो गया। कंपनी में सभी ने इस सफलता को सराहा और संजय की टीम के काम करने के तरीके को एक उदाहरण माना। उसकी ये सफलता उसकी लीडरशिप में आए बदलाव का प्रमाण थी। इस सफलता के बाद संजय ने विवेक को धन्यवाद कहने के लिए कैफे में बुलाया। उसने कहा, सर, आपने जो सिखाया उससे न केवल मेरा काम आसान हुआ, बल्कि मैंने एक नई सोच पाई है। अब मैं हर चीज को परिणाम उन्मुख तरीके से देखता हूं। मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स पाना है। विवेक मुस्कुराए और बोले, संजय, ये शुरुआत है। तुमने जो सीखा है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखो, सिंप्लिसिटी और रिजल्ट्स पर फोकस करना ही असली सफलता की कुंजी है। तुम एक ट्रू सिंप्लीफायर बन चुके हो, जो कॉम्प्लेक्सिटीज को पीछे छोड़ते हुए परिणामों पर ध्यान देता है। यही लीडरशिप की असली पहचान है। संजय मुस्कुराया, क्नॉइस, और उसने सोचा कि अब वो केवल एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक ऐसी लीडर बन चुका था जो अपने और अपनी टीम के लिए एक नई राह बना चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद, आपका समरी एंड तक सुनने के लिए थैंक्स।